नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। राज्यसभा में नागरिकता संशोधन बिल पर बड़ी चर्चा जारी है। इस वक्त जब हम और आप बात कर रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह सांसदों के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस समेत कई दल के सांसद इस बिल के विरोध में है, जिन्होंने आज बहस में हिस्सा लिया। इस बिल के बारे में गुलाम नबी आजाद ने सवाल उठाया आज सदन में कि अगर इस बिल के समर्थन में हर कोई है तो इस पर हिंसा क्यों हो रही है। साथ ही गुलाम नबी आजाद ने यह भी पूछा कि इसमें भूटान को क्यों नहीं जोड़ा गया है। कांग्रेस ने नहीं, एनसीपी, आरजेडी और पीडीपी ने भी इस बिल के विरोध में आज जबरदस्त बहस राज्यसभा में की। उनके सांसदों ने, उनके प्रतिनिधियों ने। राज्यसभा में बहस के बाद अब से थोड़ी देर में वोटिंग है, वोटिंग होगी, जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि राज्यसभा के जरिए बिल पास होता है या फिर नहीं होता है। सरकार जो कह रही है कि कल का सूरज एक नए सवेरे की तरह होगा, एक नया इतिहास लिखा जाएगा, वो होता है, या फिर विपक्ष जो कह रहा है कि यह काला अध्याय है, देश के लिए खतरा है, देश को तोड़ने वाला है, वो होगा। कुल मिलाकर इस वक्त अमित शाह सांसदों के सवालों के, आपत्तियों के जवाब दे रहे हैं। हम आपको थोड़ी देर में ले चलेंगे, लेकिन यह बिल देश के खिलाफ है या देश को जोड़ने वाला है, यह देश को ताकत देने वाला है या फिर देश के टुकड़े टुकड़े करने वाला है, जैसे कि तमाम आशंकाएं आज सुबह से लेकर 12 बजे से चर्चा शुरू हुई। 6 घंटे की यह चर्चा थी और तकरीबन अब समापन के मोड पर है। माना यह जा रहा है कि सरकार कंफर्टेबल पोजीशन में है। खबर यह है कि शिवसेना यू टर्न ले सकती है, लेकिन वो जिस तरह का यू टर्न लेगी उसमें वो वॉकआउट करेगी और वॉकआउट से नंबर कम होगा, 2 से 40 से कम, और यह भी एक तरह से सरकार के लिए राहत की बात होगी। हालांकि किसी ने भी अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। जेडीयू के सांसद ने आज जब सदन में बोलना शुरू किया तो उन्होंने साफ कर दिया कि वो इस बिल के समर्थन में हैं। लिहाजा शिवसेना को छोड़कर तमाम राजनीतिक दलों की जो पहरेदारी इस बिल पर है वो अब तकरीबन स्पष्ट है और लग ऐसा रहा है, हालांकि अंतिम रिजल्ट अब से थोड़ी देर बाद हमारे सामने होगा, लेकिन लग ऐसा रहा है कि यह बिल आसानी से पास हो जाएगा। पॉलिटिकल रिएक्शन हम बाद में सुनवाएंगे, लेकिन पहले जल्दी से हम प्रतिक्रियाएं, एक एक प्रतिक्रिया अपने मेहमानों की ले लेते हैं, परिचय कराते हैं। उसके बाद हम सीधे राज्यसभा का रुख करेंगे, जहां अमित शाह गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं। हमारे साथ आज 2 खास मेहमान नोएडा स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हैं लखनऊ स्टूडियो से। हमारे साथ अश्वनी शाही जी, नेता प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, अरविंद यादव, नेता प्रवक्ता प्रसपा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। यहां नोएडा स्टूडियो में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर राहुल तलान साहब हैं और दयाराम भार्गव साहब, प्रवक्ता नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का भी बहुत बहुत स्वागत है। एक एक प्रतिक्रिया लेने के बाद हम राज्यसभा का रुख करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो मंजर है वो बड़ा दिलचस्प है। किसी भी वक्त वोटिंग अनाउंस हो सकती है। अमित शाह सभी सांसदों के जो भी प्रश्न उठाए गए उनके जवाब में बहुत सारे वक्तव्य रख रहे हैं। जैसे अब थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा अपने वक्तव्य में कि मोदी सरकार देश को सुधारने के लिए आई है और ये जो भी कोशिश आप देख रहे हैं ये एक सुधार का एजेंडा है। अश्वनी शाही साहब, जल्दी से कमेंट करिए सर, क्या वाकई वो जो गड़बड़ियां 70 साल में हुई उन्हीं के सुधार के लिए ये कोशिश आप लोग कर रहे हैं? और अगर सुधार की कोशिश इतनी जबरदस्त है और हो रही है तो फिर विपक्ष के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? आज दिन भर जो भी प्रतिक्रियाएं रही राज्यसभा में वो आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, उत्तर प्रदेश और प्राइम न्यूज के दर्शकों ने भी देखी। क्या है ये? क्या वाकई मोदी सरकार देश को सुधारने का प्रयास कर रही है और देश का सुधार इस तरफ जाता है कि पूर्वोत्तर में, असम में 24 घंटे के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया गया है? राजीव जी, देश में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ था तब से भारतीय जनता पार्टी अपने एजेंडे पर कायम रही है और राष्ट्र हित की जो भी चीजें रही हैं उसने काम किया है उसको लागू कराने का। जब जब सरकार में हम रहे हैं, माननीय मोदी जी की सरकार में जब से हम आए हैं, हम लोगों ने देश हित का भी काम किया है और हर जगह जो आपने कहा कि पेट में दर्द हो रहा है विपक्ष की नाकामियों का ये सिला है कि हमको आज वो राष्ट्र सुधार में काम करना पड़ रहा है और हम कर रहे हैं। उनके पेट में दर्द होगा क्योंकि वो नाकाम रहे हैं इन चीजों में। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब से वो लोग आए हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, हमने हर वो चीज काम किया है जो हमारे घोषणा पत्र में था। हमने 19 के संकल्प पत्र में भी लिखा, 14 के संकल्प पत्र में भी लिखा, पीछे कई काम कर चुके हैं। अभी इतना समय आएगा तो हम बताएंगे क्या क्या हुआ।
आज यहां पर जो भी काम हम कर रहे हैं वो एक नेशन बिल्डिंग का काम हो रहा है, चाहे उसकी थोड़ी सी प्रतिक्रिया आएगी। अभी कर्फ्यू की बात आपने की, हालात खराब हो गए हैं वहां, छोटा रखेंगे सर। देखिए गृह मंत्री जी बोल रहे हैं सदन में, उनको हम सुनना चाहते हैं, प्राइम न्यूज के दर्शकों को सुनवाना चाहते हैं। सोनी जी छोटा छोटा वक्तव्य, फिर गृह मंत्री की बातों से निकालकर और बिल पर जो वोटिंग होती है उसकी स्थिति से निकालकर हम आपसे बात करेंगे। एजेंडा है ये तो समझ में आ रहा है, देखिए ये तो आप खुद भी मान रहे हैं, आज सदन में भी कई बार कहा गया, विपक्ष की तरफ से भी और सरकार की पक्ष की तरफ से भी ये माना गया। लेकिन हमें बताइए कि ये जो हर बात को आप राष्ट्र हित से जोड़ते हैं, राष्ट्र निर्माण से, असम में विरोध क्यों हो रहा है? पूर्वोत्तर में जहां बहुत सारी जगहों पर आपकी सरकारें हैं, असम में आपकी सरकार है, वहां इंटरनेट सेवाओं को बंद करना पड़ा है, वहां 24 घंटे के लिए अभी जो प्राइमा फेसी सूचना है 24 घंटों के लिए कर्फ्यू लाना पड़ा है। सर ऐसा कैसा हित है? वो जो जिनके लिए आप कर रहे हैं, जिस इलाके के लिए कर रहे हैं, वहीं के लोग आक्रोशित हैं, ये तो समझाइए क्यों ऐसा हो रहा है कि आप हित सोच रहे हैं, एक स्टेट में आपकी सरकार चल रही है और वही कर्फ्यू है, वही लोग आंदोलित हैं। जी नहीं राजीव जी, वही मैं बताना चाह रहा था कि जो वहां पर हो रहा है उसमें एक उनके पास वो मैसेज नहीं पहुंच पाया है और वो लोग उस मैसेज को समझ नहीं पाए। सारे युवा हैं, उन लोगों को ये डर है कि इससे हमारा अहित होगा और बांग्लादेशी जितने ही घुसपैठिए हैं और या शरणार्थी हैं वो सिर्फ और सिर्फ आसाम में बसा दिए जाएंगे और इससे हमारा अहित होगा। ये कुछ तथाकथित लोगों ने उनको भड़काकर आगे कर दिया है, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं हुई हैं। हम छोटी बात करना चाहते हैं। असम में आप सरकार चला रहे हैं, 2014 से आपके घोषणा पत्र में था, 19 में फिर आपने घोषणा पत्र में दिया और अभी भी आप कह रहे हैं, जब आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं कि असम क्यों जल रहा है या वहां विरोध क्यों है या इंटरनेट क्यों बंद करना पड़ रहा है या कर्फ्यू क्यों लगाया गया, तो आप बड़ा कमजोर डिफेंस करते हैं कि साहब युवाओं को मालूम नहीं है। पार्टी सरकार चला रही है, आप लोग इतना होमवर्क कर रहे हैं, घोषणा पत्र में 2-2 बार जगह दे दी, 2015 में बिल टेबल किया गया। क्या यह हो सकता है कि असम के युवाओं को अभी भी ना पता हो? यह है क्या? यह हो सकता है क्या सर? मानेगा कोई? आप खुद ही कह रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन अभी ऐसा एक मैं कह रहा हूं वहां पर अभी इस बिल के बारे में जब पूरी जनता वहां पर ठीक से जान जाएगी, युवा उस पर अध्ययन कर लेंगे, आप देखिएगा ये एक कल या परसों में ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। इसमें ये त्वरित एक उनके अंदर ये दुर्भाव आ गया है, अविश्वास का भाव कि हाँ ये हम लोग कहां जाएंगे, हमारा अहित होगा। इस वजह से ये मानिए ना कि थोड़ा अविश्वास का भाव, एक रिएक्शन के तौर पे आ गई। कल आप स्थिति ठीक कर ले, लेकिन अभी ये मानिए कि थोड़ा अविश्वास का भाव है। हम बाकी पैनल में क्या भाव है जल्दी से ले आते हैं, फिर एक बार राज्यसभा चलते हैं और फिर वहां से जो स्थिति निकलेगी हम आएंगे दोबारा आपके पास। अरविंद यादव जी, अविश्वास का भाव है, थोड़ा ये मान रहे हैं, लेकिन स्थिति ठीक कर लेंगे क्योंकि ये राष्ट्र निर्माण और राष्ट्र हित में सोचते हैं, ऐसा कह रहे हैं। नहीं देखिए राजीव जी, आज देश के लिए सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग, मुझे लगता है और मुझे ही नहीं सारे विपक्षी दलों को, और विपक्षी दलों का मतलब है कि आम जनमानस को यह लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, या तो वो संविधान को पढ़े नहीं है या तो संविधान के विषय में जानते नहीं है। संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है कि देश को धर्म के आधार पर विभाजन नहीं किया जा सकता है। यह देश के लिए सबसे बड़ी अप्रिय, घृणित करने वाला, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक है यह नागरिक अरविंद जी, इसमें देश का विभाजन कहां हो रहा है सर? क्यों नहीं हो रहा है? कहां हो रहा है? आज राजीव जी देखिए, राजीव जी आज भारतीय जनता पार्टी जिन्ना के सपनों को पूरा करने में फिर एक बार अहम रोल अपना रही है। और नेहरू जी के और कहीं न कहीं राजीव जी महात्मा गांधी और भगत सिंह के सपनों वाले भारत को कहीं न कहीं आज जिस तरीके से हो रहा है जिन्ना के सपनों को पूरा कर रहे हैं।
आज ये बीजेपी लोग जिन्ना के भारतीय सपनों को जनता पूरा कर रही, पार्टी सर के इसी लोग लाइन से आगे बढ़ेंगे। लेकिन भारतीय एक बात, संविधान के देखिए अभी खिलाफ तक है। थोड़ी देर में विपिन जी भी हमारे साथ बिल्कुल जुड़ गए। कर रही है। कमेंट हम चाहते हैं। बिल्कुल होम कर रहे मिनिस्टर हैं। इस वक्त होम मिनिस्टर इस वक्त राज्यसभा में बड़ी महत्वपूर्ण बातें रख रहे हैं। सांसदों ने जो भी प्रश्न रखे हैं, जो भी शंकाएं रखी हैं, जो भी प्रस्ताव पर जो भी अमेंडमेंट है, उन सबका वो जवाब दे रहे हैं। हम वहां जाना चाहते हैं, एक एक बार हम चाहते हैं कि आप सबके रिएक्शन आ जाए, तब हम राज्यसभा चलें, क्योंकि किसी भी वक्त वहां वोटिंग हो सकती है। भार्गव साहब, राष्ट्रहित में है, इसी से राष्ट्र निर्माण है, या फिर जिन्ना का सपना बीजेपी पूरा करने जा रही है? क्योंकि अभी अमित शाह साहब जब बोल रहे थे वो कह रहे थे साहब ये सब सुधार हैं, कोई ये ना समझे मोदी सरकार देश को सुधारने के लिए आई है, अब तक जो गलतियां हैं वो। राजू जी, भारतीय जनता पार्टी का अमला 6.5 साल से राष्ट्रवाद के नाम पे काम कर रही है, इसके सिवा कुछ करा नहीं है। रही बात अगर देश की बात, तो देश की बात आज तक 1947 से पहले तो सभी लोग इकट्ठा होकर हिंदुस्तान को आजाद कराए थे ना, तब भी लोग थे, आज भी लोग थे। 47 के बंटवारे में जो लोगों को यहाँ जरूरत थी वो यहाँ रहे, और जो लोगों ने यहाँ को माना उसको प्यार समझ करके, अपना समझ कर यहाँ रहे। जिनको नहीं माना वो चले गए, कुछ वहां भी गए, पाकिस्तान में गए, लेकिन उनको समझ में नहीं आता आए। उसमें आने जाने में बहुत सारी यातनाएं हुई हैं, उसको हम कैसे भूल जाएं। ये देश गांधी का देश है, ये देश लोहिया का देश है, ये देश जेपी का भी है, इसको नहीं बोलना चाहिए। लोहिया जी ने क्या कहा था, डॉक्टर लोहिया ने कहा था, सर शाह साहब खुद आज गांधी को कोट कर रहे थे। मैं बता रहा हूं राजीव जी, समझिए लोहिया जी ने क्या नारा दिया था, राष्ट्रपति हो या चपरासी, राष्ट्रपति हो चपरासी की संतान, सबको शिक्षा एक समान, ये उनका नारा था। लोहिया जी ने एक बात और कहा था, उसमें आप देखिएगा, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। हम जिस देश में आज बात कर रहे हैं, ये हम इस देश को कहां ले जाना चाह रहे हैं, किस चीज को ले जाना वो चाह कह रहे हैं सुधार रहे हैं सर, वो कह रहे हैं सुधार रहे हैं। मैं वही बता रहा हूं, मैंने कब मना किया ना सुधारो, आप खूब सुधारो, हमने कब मना किया ना सुधारो, लेकिन इस देश की 125 करोड़ जनता को आप इस तरह बेरोजगार तो मत कर दो, शिक्षा से वंचित तो मत कर दो, स्वास्थ्य की सेवाएं चरमरा गई हैं, उद्योगों का कहां अंत आपने कर दिया है, उसका कोई भरोसा नहीं है कि कितने दिनों में वापस आ जाएगा। देश सुधारो, हमने कब मना किया। ये लोग कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, हमने कब मना किया नहीं मुमकिन है। भैया इस पे भी कब चर्चा करोगे। अभी बात आसाम की आती है, जहां पे इन्होंने इंटरनेट सेवा 24 घंटे के लिए बंद कर दिया। आप देखिए सरकार में, आसाम आपकी है, आपकी सरकार है, आप उसमें हैं, आप कह रहे हैं हमने बताया 2014 से लेके अब तक का है, आप सरकार चला रहे हैं वहां, और मोदी जी क्या कहते हैं, तो हमने पूछा, मैंने उसका जवाब चाहता हूं, उसका जवाब उन्होंने दिया कि 2-3 दिन में हो जाएगा। मैं वही बता रहा हूं, आपकी सरकार है, मोदी जी हर, अमित शाह जी हर भाषणों में कहते हैं, ये भाइयों बहनों, इस देश का युवा जिस दिन जाग जाएगा। भैया आसाम का युवा को आपने बताया नहीं, आपने समझाया नहीं। अच्छा दूसरी बात, वहां पे जो ये बिल एनआरसी का आया था, 19 लाख विस्थापित हुए हैं, उसमें आप देखिए 11 लाख जो हैं वो बंगाली हिंदू हैं, और उसमें जो है 4 लाख जो है हमारे, वो हमारे बिहार, पूर्वांचल, पूर्वोत्तर के लोग हैं, और बाद में जो बचे हैं वो मुस्लिम भाई है। 19 है, वो कोर्ट गए, सुप्रीम, एक मिनट बोलिए, हम तो सवाल जोड़ रहे हैं कि भाई अगर इतनी समस्याएं हैं तो इनका सुधार कैसा है, और फिर ये दावा कैसा है। मैं उसी बात को कह रहा हूं। देखिए आप हर चीज को राष्ट्रवाद पे क्यों, आज मोदी जी ने क्या कहा कि अगर ये बिल पास नहीं हुआ, राज्यसभा के सांसद अगर हमारा सहयोग बिल पास में नहीं करेंगे, पाकिस्तानी हो जाएंगे। ये कैसे देश के प्रधानमंत्री है, आप हम लोगों को पाकिस्तान भेजना चाहते हो क्या? ठीक, अश्वनी जी आंसर के लिए तैयार रहेगा, प्रधानमंत्री ने बात कही है, विपिन जी को हम जोड़ेंगे, लेकिन विपिन सर जल्दी से एक बार राहुल तलान की एक कमेंट ले लें। राहुल तलान साहब, आप जैसा विश्लेषक इसे किस निगाह से देख रहा है, और अब से थोड़ी देर में वोटिंग है, क्या लग रहा है, कंफर्टेबली पास होगा या फिर राज्यसभा में लटकेगा? क्योंकि अभी पिक्चर कुछ साफ नहीं है, बहुत सारे राजनीतिक दल चुपचाप बैठे हुए, कब क्या एजेंडा लेंगे, कब क्या मोड़ लेंगे। राजीव जी, ये जो बिल है ये कंफर्टेबली पास हो जाएगा राज्यसभा में, और रही जैसे सर बोल रहे थे कि ये केवल एक एजेंडा चला रही है सरकार, एजेंडा नहीं है ये। उन विस्थापित जो रिफ्यूजी हैं इस देश में, जो आए पड़ोसी देशों से आए, उनको सेटल करने की बात हो रही है, वो लाखों में। अगर जब लाखों लोग सेटल नहीं होंगे, वो यहाँ देश में रहेंगे, उनका ना उनको शिक्षा मिलेगी, ना उनको रोजगार मिलेगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा? सर तो रोजगार तो पहले से ही नहीं मिल रहा है, जो यहाँ के नागरिक है उन्हें नहीं मिल रहा है। आप उन लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, नागरिक बना के रोजगार देने की चिंता कर रहे हैं, अपने यहाँ जो लोग हैं उनको तो दे नहीं पा रहे हैं। सर वो हमारे ही लोग हैं, वो बाहर के लोग नहीं है। कभी हम एक थे, डिवाइडेशन हुआ, उसके बाद मुसलमान भी तो एक थे, मुसलमान को भी शामिल कर लेते। देखिए उसमें क्या दिक्कत है?
दो देश हैं, 3 देश हैं जिनकी बात की जा रही है। वहां वो सब हमारा था। हाँ, मुसलमान वो सब हमारा बहुसंख्यक था। हैं, वहां मुसलमान बहुसंख्यक हैं, धार्मिक उत्पीड़न किसी का नहीं हो रहा है वहां, मुसलमानों का। नहीं सर, देखिए ये तर्क तो सरकार दे रही है, हाँ। है ना, लेकिन अब सरकार के तर्क पर कई सारे सवाल हैं कि आपने 3 ही को क्यों चुना, है ना, आप चाइना, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार इनको भी चुन लेते, है ना, फिर श्रीलंका में जो हिंदू माइनॉरिटी है उसको आपने क्यों नहीं चुना, सर, मैं इस सवाल या का आपने जवाब श्रीलंकन देता हूं। को ही क्यों नहीं चुना, ये सब घालमेल है। हमें ये बताइए ना सर कि इनकी सुधार की कोशिश क्या सिर्फ एजेंडे को सुधारने की है या वाकई कोई देश सुधार भी करना चाहते सर, हैं? देश सुधार ही है। हाँ। 370 का काम किया सरकार ने, देश सुधार है। ठीक है, आप ये जो काम हो रहा है ये भी देश सुधार के लिए हो रहा है, और बाकी जितने भी काम हुए हैं जो मतलब दशकों से जो मुद्दे लटके हुए थे, सरकार ने उनको एड्रेस किया और लगातार करती जा रही है और आगे करेगी इन मुद्दों को सारों को एड्रेस। और भी बहुत सारी चीजें, इस देश में समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन अगर जो हम उन समस्याओं को सुलझाएंगे ही नहीं तो जस की तस खड़ी रहेंगी, 72 सालों से ऐसी अब खड़ी रही है। जल्दी से विपिन शर्मा जी को जोड़ेंगे। जो बात अभी राहुल कह रहे थे, आज गृह मंत्री ने भी कहा कि पहले की सरकारों का रवैया ये रहा कि समस्याओं को एड्रेस मत करो, उनको सुलझाओ मत, और केवल सरकार कैसे चलेगी इस बात की चिंता करते रहो। लेकिन मोदी सरकार ऐसा करने नहीं आई है, वो समस्याओं को चुनौती के तौर पर लेती है और हम एक एक करके समस्याओं को निपटा रहे हैं। लेकिन विपक्ष सरकार के इसी समस्याओं को निपटाने के तरीके पर सवाल उठाता रहा है, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो 370 हो, या फिर एनआरसी हो, या ये सीएबी हो। अब से थोड़ी देर में क्या होगा हम सब देखेंगे, प्राइम न्यूज पर आपको दिखाई देगा। लेकिन जल्दी से विपिन जी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विपिन जी, ये कैसा सुधार है जिसमें असम ही जलने लगा सर? असम में ही धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, सत्ताधारी पार्टी वहां भी सरकार चला रही है। ये सुधार असम को या खासतौर से पूर्वोत्तर की बेल्ट को समझ में नहीं आ रहा है, क्यों सर? देखिए, ऐसा है राजू जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। उसका उत्तर ये है कि पहले बात तो ये समझना पड़ेगा कि ये जो भी हो रहा है, आप चाहे अनुच्छेद 370 हटाने की बात करें, एनआरसी की बात करें, और अब ये नागरिक संशोधन बिल की बात करें, ये सारे रिफॉर्म के तहत पर है। ये तो समझना पड़ेगा। देखिए, और आशावादी होना पड़ेगा। आप अपना रवैया ही जो है उसको आप सही तरीके से नहीं लेके दृष्टिकोण रखेंगे तो देश हित की कहां से, ये तो देश हित की बात है। आप खुद ही बात देखिए, अगर आप बांग्लादेश की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, अफगानिस्तान की बात करते हैं, वहां पर कौन सा धर्म है, वहां सबको पता है क्या धर्म है। तो वहां पर तो आप समझ सकते हैं अल्पसंख्यक कौन है। वहां पर आप तो मुसलमानों को तो अल्पसंख्यक नहीं मान सकते कि उस तरह से। तो परसिक्यूशन के ज्यादा चांसेस जो हैं, ज्यादा जो अल्पसंख्यक कौन हुए, बाकी समुदाय के लोग हुए। ध्यान से सुनिएगा, आंसर करिएगा इस बात का, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हाँ, पूरा करिए, पूरा करिए। पूर्वक सबको सुना। तो देखिए, जब वहां पर परसिक्यूशन के ज्यादा चांसेस बाकी समुदायों के हैं, बाकी धर्मों के हैं, ना कि मुसलमानों के हैं, तो इस तहत अगर आपने एक अच्छी पहल करी, शरणार्थियों को आपने उनको नागरिकता देने की बात करी, तो क्या आपत्ति है? रही बात, आपने असम की बात करी कि असम जल रहा है। अरे देखिए, जब भी एहतियात के तौर पर अगर आप इंटरनेट सेवा की बात कर रहे हैं या देख रहे हैं कि किस तरह से शांति व्यवस्था किस तरह से बेकाबू हो रही है और नियंत्रण से बाहर जा रही है, लोग सर क्यों हो रही है, हम तो ये वही देखिए, वही कारण है उसमें। देखिए, उसमें सीधी सी बात है, राजनेताओं को मैं दोषी ठहराऊंगा कि आप जिस तरह से भ्रम फैला रहे हैं, कई भी बातें। पहले तो जब नोटबंदी हुई थी तो ये भ्रम फैलाया गया था कि देश में दंगे फसाद हो जाएंगे। वो आप समझ, एक तरफ आप बोलते हैं सरकार को घेरते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप सरकार को घेरे, सवाल जवाब पूछे आप उनसे, बिल्कुल हेल्दी डेमोक्रेसी की यही पहचान है। लेकिन साथ साथ आप कुछ जो बातें देश हित की हैं, आप ये तो नहीं बोलेंगे सर्जिकल स्ट्राइक को आप सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक बोलने लगे, आपको सेना का मुखिया सड़क का गुंडा नजर आने लग गया। कुछ बातें देश हित की जो होती है वहां पर एक सुर में सुर मिलाना पड़ता है, ना कि आप देश के विरोध। आप अगर और देखिए, पाकिस्तान बिल्कुल आएंगे, पूरा मौका मिलेगा, डिबेट लंबी चलेगी कि कुछ बातें लंबी चलेगी। राज्यसभा में एक तरफ बात करते हैं, जवाब दे रहे हैं गृह मंत्री, उसके बाद वोटिंग है, सुन लीजिए आप। हाँ, विपिन जी, भार्गव सर आए, भार्गव सर आए, पहले विपिन जी बोले, फिर बहुत आसान होता है दूसरों का आईना दिखाना। कपिल सिब्बल बड़े सम्मानित वकील हैं। अरविंद सर एक मिनट, इतने बड़े ओहदे पे रहे हैं भार्गव साहब यूपीए के कार्यकाल में। विपिन सर एक मिनट सवाल ले लीजिए, आप ही बोलेगा। अरविंद जी प्लीज, अरविंद जी आपको पूरा मौका मिलेगा, अपनी बात रखिएगा। एक विपिन सर एक मिनट, अरविंद जी पूरा मौका मिलेगा, डिबेट लंबी चलेगी। हमें लगता है कि आधा एक घंटा लग जाएगा अभी, क्योंकि वोटिंग होनी है। वोटिंग किस तरफ रहती है, ये बिल पास होता है या गिरता है, इस पर निगाह रहेगी। अरविंद जी प्लीज सुनिए तो। अरविंद जी, हम और आप दोनों बोलेंगे, किसी की आवाज दर्शक सुन नहीं पाएंगे, आप तो जानते हैं, आप खुद टीवी देखते हैं। एक मिनट, एक एक करके बोलते हैं। अभी विपिन जी बोल रहे हैं, 2-3 सवाल इन्होंने आशावाद का जिक्र किया
और आशावाद में ही ये फिर नोटबंदी का भी जिक्र करने लगे। आपसे ज्यादा चिंता हमें है सर, हम सवाल पूछते हैं। विपिन सर एक सवाल, उसके बाद हम भार्गव साहब के पास भी आएंगे। एक मिनट अरविंद, एक मिनट अरविंद जी, ओह अब एक मिनट थमिए तो, रुकिए तो, जिक्र करेंगे। अरे सुनिए तो, हम सवाल पूछ रहे हैं, आपका मौका आएगा, आप भी बोलिएगा। विपिन सर हमें बताइए, विपिन जी से काउंटर सवाल लेना, जेहन से उतर जाए। विपिन जी आपने कहा आशावादी होना पड़ेगा, हम सब आशावादी हैं, हो सकता है कुछ लोग निराशावादी भी हों, लेकिन हमें बताइए सर, विपिन जी आपने चूंकि जिक्र किया उससे ही सवाल निकल रहा है, क्या हुआ उस आशावाद का जो नोटबंदी पर रखा गया था? क्या हुआ? आज सरकार खुद नोटबंदी पर बात करने को तैयार नहीं है। क्या हुआ उस आशावाद का? सरकार का खजाना और वित्त मंत्री ज्यादा जानती हैं, जो जीएसटी को लेकर दावा किया गया था। क्या हुआ उस आशावाद का? आज 150 से ज्यादा दिन हो गए 370 के बाद, जम्मू कश्मीर में आज भी वहां के जनप्रतिनिधि आपने बंद कर रखे, नजरबंद है। क्या हुआ उस आशावाद का सर? तो किस बात पे आप कह रहे हैं कि आशावादी रहिए, जबकि आपके आशावाद की पोल सामने खुलती दिख रही है? कहां है आपका 1 करोड़ रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देने का आशावाद? कहां है महंगाई पर काबू करने का आशावाद? 5.5 साल हो रहे हैं, आज कोई सरकार को 1 साल नहीं हुआ है, आज 5.5 साल पर मोदी सरकार चल रही है। अब आंसर करिए कि कैसे आशावाद रखा जाए। सवाल मेरे से पूछा गया, सवाल मेरे से पूछा गया। मेरा नाम विपिन जी आंसर करिए, फिर आ रहे हैं। देखिए बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। पहले मैं आपका उत्तर देता हूं। आपने पूछा कि क्या हुआ नोटबंदी के बाद। अरे जनाब, नोटबंदी के समय तो ये बात बोली गई थी, किस लिए नोटबंदी को आपने, वो क्यों वो कदम उठाना पड़ गया, वो पहल, उसको आपने 21वीं सदी का बहुत बड़ा रिफॉर्म माना, उसका क्या कारण था? टेरर, मैं उसी पे आ रहा हूं सरकार, उसी पे आ रहा हूं कि टेरर फंडिंग पे रोक लगानी थी, नकेल कसनी थी। उसी तरह से जितनी टेरर फैक्ट्रीज चलती थी, काउंटरफेट करेंसी चलती थी, अरे कमाल है, बिल्कुल चली, बिल्कुल चली। अरे भाई आप बोले दीजिए, उसके बाद आप रोक नहीं पाए राजीव जी, आंकड़े गिना रहे, करेंसी रोक नहीं पाए, ये तो हुआ ना सर। एक मिनट देखिए, शोरगुल में आपको मेरी बात का मिलेगा, हम सवाल पूछा। विपिन जी का मौका है, बोलिए। देखिए ऐसा है, विपिन जी का मौका है, बोलिए। ऐसा है, सीधा सा उत्तर उसका यह है कि आप एहतियात के तौर पे अगर धारा 144 लगाई गई थी वहां पर, तो वो भी अति अनिवार्य था। आप अगर कश्मीर की बात करें, कोई के तौर पर यहाँ तो परमानेंसी लग रही है। वही बात बता रहा हूं आपको, यहाँ तो 150 दिन हो गए। अरे मैं वही बात बता रहा हूं। आप एक बात बताइए, जो हिस्टोरिकल ब्लंडर्स होते हैं उनको ठीक करने में आप समझते हैं जादू की छड़ी है? रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। लेकिन सर उसमें समय लगा था, 5 साल में तो बनेगा। तो मैं वही तो बोल रहा हूं आपको। आप इतने साल, और आप रही बात, आप रोजगार की बात करते हैं, तो उसमें जवाब देना चाहता हूं मैं। क्या जवाब? कोई जवाब नहीं है आपके पास। जवाब ये है उसका जनाब, आप बाकी देशों के जितने डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके विकासशील की बातें करते हैं, उनके आप जीडीपी के आंकड़े देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, और हमारे अमेरिका की जो चल रही है जीडीपी का आंकड़ा, हमारे उसी की बात बोल रहा हूं, रोजगार सरकार चीन और अमेरिका की, यानी जहां जिन नागरिकों को रोजगार की जरूरत है, देश का युवा बेरोजगारी से परेशान है, उन्हें छोड़ के आप शरणार्थियों की चिंता करते हैं। आप रोहिंग्या मुस्लिम, आप उसकी बात करते हैं। अब आप रोहिंग्या को कमाल की बात, अगर आप शरण दे रहे हैं तो इसमें रोहिंग्या को, मैं उसी की बात कर रहा हूं। संसाधन आपके लिमिटेड है, आपके वो, और उसमें आप एक बात सुनो ना। अच्छा सर एक बात बताइए ना, आपके संसाधन लिमिटेड है, इसके बावजूद आप शरणार्थियों को नागरिक बना रहे हैं। अरे जनाब, आप शरणार्थियों को नागरिक बना रहे हैं और सिर्फ वोट बैंक के लिए। आप ये मानते हैं कि संसाधन लिमिटेड है, आप खुद ही कह रहे हैं। अच्छा अब एक मिनट अश्वनी जी आएंगे, एक बार जरा अरविंद जी भी बोलना चाहते हैं और वहां अश्वनी जी भी बोलना चाहते हैं। अश्वनी जी एक बार, महफूज ही नहीं है अरविंद जी अश्वनी जी एक बार अरविंद जी को मौका देखिए, अरविंद जी को मौका देते पाकिस्तान में। अच्छा बस 2 मिनट, अरविंद यादव बोलिए प्लीज, आप बोलिए, उसके बाद हम अश्वनी जी के पास जाएंगे। बोलिए अरविंद यादव, आप बहुत देर से कुछ कह रहे हैं, बोलिए। नहीं देखिए राजीव जी, मुझे तो लग रहा है कि ऐसे वरिष्ठ पत्रकारों को भाजपा ज्वाइन करके भाजपा का पक्ष रखना चाहिए। मुझे शर्म आ रहा है। ना देखिए अरविंद जी, नहीं हमें ऑब्जेक्शन है। देखिए क्या बात कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया रख सकता है, इस पर कोई सवाल नहीं। एक मिनट ब्रेक ले लें, हम तो फिर ब्रेक पर जाए। एक मिनट हम एक की साफ कर दें सर प्लीज। अरविंद जी एक मिनट, हम बिल्कुल आएंगे, आपके पास भी आए। एक मिनट राहुल जी, एक मिनट सुन लीजिए, हम एक अपील कर रहे हैं। एक मिनट
हम एक अपील कर दें अपने दर्शकों से और अपने पैनल से भी। देखिए, कोई भी विश्लेषक या कोई भी वरिष्ठ पत्रकार, कोई भी राजनीतिक विश्लेषक अपना नजरिया रखता है। सब दर्शक जानते हैं, प्राइम न्यूज पर जो पैनलिस्ट आते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि हम सरकारों से खूब सवाल करते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश की हो या केंद्र की हो। जहां भी होता है हम सवाल करते हैं। कोई विश्लेषक, कोई पत्रकार अपना नजरिया रख रहा है, वो उसका निजी नजरिया है। उसे इस तरीके से कैटेगराइज कर देना कि तुम इसके हो या उसके हो, वो कतई ठीक नहीं है अरविंद जी। बहुत सारे ऐसे विश्लेषक या पत्रकार हैं जो बीजेपी के खिलाफ, उनके एजेंडों के खिलाफ बोलते हैं। बहुत सारे ऐसे विश्लेषक हैं जो उसमें कोई खूबी देखते हैं। इसलिए यह बात कहना कि आप वहां है या यहां है, यह हमें लगता है उचित नहीं, और दौर भी उससे काफी आगे चला गया है। प्लीज अपनी बात रखिए, हम आपकी बात का जवाब लेंगे। भार्गव साहब बहुत देर से काउंटर करना चाह रहे हैं। अश्वनी जी बोलना चाह रहे हैं। अरविंद जी आप बोलिए, अरविंद जी आप बोलिए, अरविंद जी बोलिए। नहीं राजू जी, देखिए जहां तक सवाल है वरिष्ठ पत्रकार का काम होता है निष्पक्ष मुद्दे पे आए, उनका नजरिया छोड़िए, आप उससे सहमत है नहीं है, आप जवाब। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जब से सत्ता आई है, नहीं देखिए राजू जी, मैं आ रहा हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, जिस तरीके से पिछड़े दलित और मुसलमानों को टारगेट कर करके कभी मुसलमानों पे हमला, कभी ST/SC एक्ट को लेकर के दलितों पे हमला, कभी पिछड़ों पे आरक्षण को लेके हमला, ये क्या हो रहा है देश में? देश के संविधान के साथ किस तरीके का छेड़छाड़ हो रहा है, यह देश को मानना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी में को लोगों को यह मानना पड़ेगा कि देश संविधान से चलता है, यह देश संघ से नहीं चलता है, यह देश गोडसे के विचारों से और सावरकर के विचारों से नहीं चलता है। यह देश चलता है महात्मा गांधी, बापू जी के, भगत सिंह से, और कहीं ना कहीं देश संविधान से चलता है। लोहिया जी के विचारों एक बार से जवाब ले चलता ले, है। इतनी सारी तो टिप्पणी हो जब गई, गया सत्ता है, पक्ष का एक जवाब आ जाए जब तुरंत आपके पास आ रहे हैं। अश्वनी जी आंसर करिए, रोजगार की अश्वनी जी बात होगी आंसर नहीं, करिए। वो ये कह रहे हैं कि ये देश संविधान से चिकित्सा चलता है, पे बात संघ से होगी नहीं चलता। केवल आप इस मुद्दे देश से को भटकाने संघ की के बात एजेंडे से होगी, चलाना केवल चाहते हैं, नाम आरोप बदलने की बात आप जवाब। होगी। अरविंद जी देखिए, अश्वनी जी ने आपको सुना, प्लीज आप उनको सुनिए, फिर अपनी बारी में आप काउंटर करेगा। अश्वनी जी जवाब, संघ से देश चला रहे हैं आप, संविधान से चलाइए, वो ये कह रहे हैं। राजीव जी, देश को पहली बार कायदे से संविधान के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी की सरकार चला रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है इस देश में, अरविंद जी हैं, मेरे सवाल जवाब देने के बाद ये बता दें कि दलितों पर भारतीय जनता पार्टी सरकार ने और मुसलमानों पर कहां अत्याचार किया है, कहां उनको सुरक्षा नहीं दी है, ये एक जगह का नाम बता दें। आज चर्चा हो रही है CAB पर। CAB को छोड़कर ये लोग दूसरे मुद्दों पर भटकाव करते हैं। वरिष्ठ पत्रकार या कोई भी हो, मैं कहता हूं चाहे कोई भी हो, हमारा साथी या पैनलिस्ट, किसी को अगर वो सत्ता पक्ष के बारे में बोलता है तो विपक्ष को दिक्कत होती है। ऐसा नहीं है, वो उनके विचार हैं। हो सकता है कि वो उनको अच्छा लग रहा हो सत्ता पक्ष का काम, हो सकता है बुरा। मैं यहां आपके चैनल पे बैठता हूं, हमारे साथ कई लोग ऐसे आते हैं जिनके विचार भारतीय जनता पार्टी सरकार से नहीं मिलते हैं, ठीक बात है, वो उनका विरोध करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हर आदमी को अपना अधिकार है बात रखने का। यहां पर कोई भी अगर आए कहीं भी, मैं कहता हूं, पैनलिस्टों से बात करता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस जो अभी CAB आया है इसकी बात हम कर देते हैं। हमको एक आदमी बता दे कि इसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों का अहित कहां है। इसी में अरविंद जी के सवाल का जवाब छुपा हुआ है। इन्होंने कहा दलितों और मुसलमानों पर हमले हो रहे हैं। इस बिल को लेकर आप बता दें कि कहां हिंदुस्तान में इस मुसलमानों का हित हो रहा है, बता दें हमको। दूसरी बात, कर्फ्यू लगाने की बात आई, असम की जो बात आ रही है, मैं कह रहा हूं कि हाँ थोड़ा हुआ है। अब शासन प्रशासन को उसको कम करने के लिए चाहे कर्फ्यू लगाना पड़े, 144 लगाना पड़े, इंटरनेट बंद करना पड़े, जिससे जान माल की क्षति न हो। कल अगर कोई जान माल की क्षति हो जाती है तो यही विपक्ष और आप मीडिया वाले सरकार पर आरोप लगाएंगे कि नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया। तो फौरी तौर पर रोकने के लिए तुरंत कुछ न कुछ एक कदम उठाने थे, वो उठाया गया है। 1-2 दिन में मामला शांत हो जाएगा। जल्दी से जवाब ले बिल हमारा, ठीक है अश्वनी जी, जल्दी जवाब ले। भार्गव साहब बहुत देर से काउंटर करना चाह रहे हैं, भार्गव साहब बहुत देर से काउंटर करना चाह रहे हैं। आपने पॉइंटेड सवाल भी रख दिया है। आपने ये कहा कि अगर देश के दलितों को या मुसलमानों को कोई दिक्कत हो रही हो इस CAB बिल से तो आपको आंसर किया जाए। भार्गव साहब आंसर करिए। जबरदस्ती आप लोग तिल का ताड़ बनाए हुए हैं। देखिए देश के मुसलमानों को तो कोई दिक्कत नहीं है, गृह मंत्री सदन में कह रहे हैं, अश्वनी शाही प्राइम एजेंडा में प्राइम न्यूज की डिबेट में कह रहे हैं।
राजीव भाई एक छोटा सा मुहावरे के साथ मैं लाना चाहूंगा। चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, चमन को सींचने में पत्तियां कुछ झड़ गई होंगी, यही इल्जाम लग रहा हमें बेवफाई का, मगर कातिलों को जिसने रौंद डाला अपने पैरों से, मगर कातिलों को जिसने रौंद डाला अपने पैरों से, वही दावा करे हैं इस चमन के रहनुमाई का। बात यहां नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी कहां खड़ी है। हम देश के हिंदू हैं, हमें बार बार आप ये एहतियात दिलाएंगे हिंदू राष्ट्र, हिंदू 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 क्या होता है? हिंदू शब्द पहले समझा दीजिए, हिंदू क्या होता है। मैं अयोध्यावासी हूं, खाटी हूं, मैं अयोध्या की दुर्दशा से बहुत बारीकी से जानता हूं। जब जब कोई भी मुद्दा आया है अयोध्या का, राजीव भाई, वहां किस तरह व्यवस्था होती है, सब्जी लेनी तो दूर की बात हो, छोड़िए उस बात को। अब आते हैं सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा राष्ट्रवाद हिंदुस्तान पाकिस्तान से इससे हटा ही नहीं है। एक भी समस्या, जैसे हमारे बिपिन जी ने कहा, बिपिन जी ने कहा कि आप नोटबंदी से, भैया नोटबंदी से अगर आपका फैसला अच्छा था, हमने कब कहा नहीं। देश का गरीब जनता लाइन लग करके आपके बातों को सिरोधार किया, नतमस्तक होते आपके बातों को माना। मोदी साहब ने कहा था कि आप भाइयों बहनों मुझे 50 दिन दे दीजिए, आपको अच्छे दिन आ जाएंगे। अच्छे दिन तो आए नहीं, लेकिन वो कह रहे टेरर फंडिंग पर रोक लगी। मेरी बात देखिए, मेरी बात देखिए, मैंने किसी के बीच में विपिन सर बोल लेने देते उनको, ना विपिन सर बोल लेने देते, बीच में बोला नहीं, विपिन सर बोल लेने देते, फिर हम राज्यसभा चलेगा। आपने बोली, कहने का मतलब बोलिए, आपकी बारी है। अच्छे आगे होंगे, अच्छे दिन आए होंगे अमित शाह के बेटे के आगे, इनके आगे, हमारे चिदम्बरम जी के आगे। एक बात पूरी हो जाए, जरूर काउंटर कर। हाँ बोलिए। देखिए क्या है, हम खड़े कहां, 268 करोड़ सोना 2014 के बाद आरबीआई में रखा हुआ था। 268 करोड़ सोना, टन सोना जो है इस देश का, विदेशों में ये गिरवी रख देते हैं। भारतीय जनता पार्टी 2015 की बात है। भाई मेरी बात सुनो भाई, मेरी बात सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। आज उद्योग का क्या हाल है, यही जिस नोएडा में हम बैठे हैं, यहाँ फैक्ट्रियों में देख लीजिए। मैं खोड़ा कॉलोनी में रहता हूँ, मेरे यहाँ जो किराए पे लोग रहते थे, आज वो अपने गांव पलायन कर गए। क्यों? बच की वजह बताऊं, काम नहीं, नौकरी मिलती, काम है ये काम नहीं, भाग गए। हमारे यहाँ एक किराएदार का 4-4 महीना हो गया, क्योंकि कंपनी क्या करती है, जो 30 दिन देती थी वो बोली हम 1 हफ्ता देंगे, 15 दिन देंगे। और जहां 8,000 मिलता था राजीव जी, वहां 6,000 6,500 कर दिया। अच्छा ठीक, अब एक सवाल आप इसे सवाल, नहीं ये तो सरकार की परफॉर्मेंस के सवाल हो गए, बराबर। जो वहां अश्विनी शाही ने कहा कि मैं चैलेंज करता हूं कि पैनल में कोई भी ये बताए कि सीएबी बिल से देश के मुसलमानों को, देश के दलितों को क्या दिक्कत है। उन्होंने अरविंद जी को चैलेंज किया, आपको चैलेंज किया, वो बताइए ना सर, सीएबी से क्या हो जाएगा। मैं अपने भाई को बताना चाहता हूं, मैं तो हिंदुस्तान, अरविंद सर आ रहे थे कि आप पूरा बोले, वो बीच में नहीं, अब उनको सुनिए फिर आएंगे। हाँ देखिए, ये हमारा देश जो है गंगा जमुनी तहजीब कहलाई है। ठीक है, इस देश की जो वो फूल है, मैंने पीछे भी बोला था, किसी बगिया में अगर एक फूल लगा दो तो वो प्यारा नहीं लगता। यहाँ सभी प्रकार के जो फूल है ना, वो खुशनुमा होते, उसमें जाइए आपको वहाँ बसने का मन करेगा। तो सर देश, लेकिन मैं ना देश के मुसलमानों पर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं फूलों को ही तो बात कर रहा हूँ, मैं किसी का नाम क्यों लूं, उसको समझे ना राजू जी। नाम लेने का क्या मतलब, हम प्रचार ना आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो गलत इशारा जा रहा है। देश के मुसलमानों को क्या दिक्कत है? देखिए, देश की मिसालों को, उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमानों को दिक्कत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, या जो नागरिकता संशोधन बिल है उसकी मैं व्यवस्था बताता हूं। आप जो ये लाए हैं 1947 से के बाद जो इस देश में व्यवस्था हुई है, चली है, आप अगर सभी को लाए हैं तो उसमें जो आप 2014 से पहले या 1955 वाला जो मामला ला रहे हैं, उसमें मुसलमानों को रखिए। आप ये बताइए, मुसलमान अपने आप को ठगा महसूस नहीं करेगा क्या? देश के भीतर भी बिल्कुल क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा? देश के भीतर भी क्यों? उनके अंदर शंका क्यों नहीं है? भाई वो तो शरणार्थी है ना, वो पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, बांग्लादेश का है। एक मिनट राहुल, एक मिनट राजीव जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। देखिए, शरणार्थी है ना, शरणार्थी कोई अपना देश अगर बाहर का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश, भाई मेरी बात सुनिए, एक मिनट राहुल, एक मिनट वो बोल के पास जाना, विपिन जी को जोड़ना। घुसपैठिए का कोई दीन ईमान नहीं होता, कोई जात धर्म नहीं होता, वो अपने माँ बाप का नहीं होता, शरणार्थी की होती है। लेकिन शरणार्थी की होती है, उसकी समस्या सुनिए। शरणार्थी अपना देश छोड़ के क्यों आएगा राजू भाई, ये तो समझिए। मैं जहां का हूं, अगर मैं यहाँ मुझे अच्छा नहीं लगेगा अपने देश का कानून या व्यवस्था, मैं अपने देश को छोड़ के जहां मुझे अच्छा लगा वहां जाऊंगा। भारत देश की व्यवस्था इतनी खुशनुमा है कि यहाँ सभी धर्म के लोग आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? भारत देश है ना। नहीं तो ये क्यों रोक रहे हैं भाई? ये तो एक खास
उसको रोक रहे हैं ना कि भाई सबको देंगे उनको नहीं देंगे। यही तो मैं बता रहा हूँ, हाँ। यहाँ क्या है, भारतीय जनता पार्टी पोलराइज का काम कर ओ, सीधी ये सी बात है। पोलराइजेशन, ये वर्ड आप पहले अगर बोलते ये थे, polarization हमें इसमें है, सवाल नहीं करने सीधी सी पड़ते, बात है। सबसे यानी अगर इस मुद्दे में काम भी ये नहीं करना, पोलराइजेशन। काम नहीं करना, अच्छा, ये करना काम ही नहीं करना, काम नहीं केवल ये पोलराइजेशन polarization है। अच्छा, अब राहुल आंसर करिए, फिर हम विपिन जी को जोड़े। सर, अगर हमें ये राज्यसभा जाना है, polarization है। किसी भी वक्त वहां वोटिंग हो सकती है, अभी बिल्कुल भी साफ नहीं है, ऐसा लग रहा है। यह प्रतीत हो रहा है कि सरकार कंफर्टेबल पोजीशन में है। गृह मंत्री और सरकार की जो बॉडी लैंग्वेज है वो ये बता रही है कि आसानी से इसे पास होना चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मामला ऐसी जगह फंसा हुआ है। बोलिए, वो ये कह रहे हैं कि केवल एक चिंता है, वो है पोलराइजेशन की, ना नौकरी की, ना महंगाई की, ना जीडीपी की, कुछ नहीं, सिर्फ पोलराइजेशन। एक मुद्दा पकड़ो, दूसरा छोड़ो, दूसरा पकड़ो, तीसरा छोड़ो, यही चल रहा है। ये सर मुद्दे नहीं पकड़े जा रहे हैं, इस देश की समस्याएं सुलझाई जा रही हैं। और बात रही इससे समस्या polarization सुलझ की, रही सर कि बढ़ रही है? सुलझ रही है अगर समस्या। देश की एक आबादी के भीतर असुरक्षा आती है, ये सुलझ रहा है या सर, बढ़ रहा है? कैसे? हाँ। एक अधिकार बताइए जो कम हो रहा है मुसलमानों का। कोई अधिकार कम नहीं हो रहा अच्छा, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, एक वजह बताइए जिस वजह से मुसलमानों को रोका जा रहा हो। एक वजह बताइए जिस वजह से मुसलमानों को ही रोका जा रहा हो, बताइए मैं क्यों बता रोकना है दूं, आप? जो तीनों पड़ोसी हैं इस्लाम को मानते हैं, उनके आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है कि वो इस्लामिक राष्ट्र है। अगर जो वो इस्लामिक राष्ट्र है तो एक नेचुरल सा एक जस्टिस मानिए कि जो जिस धर्म के लोग हैं उनका उत्पीड़न नहीं होता है। होता भी- ईसाइयों का होता है, हाँ, ईसाइयों ईसाइयों का का होता है। सर 5000 से ज्यादा पारसियों का होता है। हाँ, पारसियों का तो होता है। पारसियों को कहां जाना चाहिए? नेचुरली हिंदुस्तान आना क्यों? चाहिए पहले क्यों से आते पारसियों नहीं के सर। देश नहीं है क्या? कहाँ है पारसी? ईसाइयों के देश नहीं है क्या? हाँ, जाना चाहिए, पूरा कहाँ यूरोप जाते और हैं सर अमेरिका वो? ईसाइयों को, तो आप जा- ईसाइयों को सर, क्यों ला रहे हैं पारसियों अपने का तो देश एक में? देश भी नहीं है मुसलमानों इस को देश क्यों में। नहीं ला रहे हैं? हाँ। सर, मुसलमानों के पास वो तीनों जिन राष्ट्रों से वो मुसलमान आना ही आएंगे ही नहीं, पहली बात तो, और उनको वहां कोई भी उनका उत्पीड़न नहीं होता अच्छा, है। ईसाई आपके यहाँ क्यों आएगा? ईसाई आपके यहाँ क्यों अच्छा सर, आएगा? देखिए, मैं एक चीज बता जो दूं। हमारी भौगोलिक सीमा है ना सर। समझ ले, हम कुछ अपने दर्शकों के लिए नहीं, भौगोलिक बहुत जैसे लीजिए ना, एक बहुत मिनट हो अरविंद जी, गया, एक मिनट आ रहे हो गया, एक मिनट आ रहे हैं अरविंद जी, पारसी हो प्लीज। गया। हम एक भौगोलिक सीमा से टच हैं। जैसे आप ये प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि साहब वो इस्लामिक राष्ट्र है, वो शरणार्थी नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि उसका वहां उत्पीड़न नहीं होता। धार्मिक उत्पीड़न, धार्मिक उत्पीड़न। ओके, धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो सकता, इसलिए वो आपके देश नहीं आएगा। चूंकि वो आएगा नहीं, लिहाजा वो उन्हें शामिल नहीं कर रहे। यही बात ईसाई के मामले में भी तो है। ईसाई के मामले में सर, हमारी अगर वो एक सीमा आपके लगती है। अगर उसका उत्पीड़न होगा हाँ। तो वो आपके देश में क्यों आएगा? वो यूरोप जाएगा, वो अमेरिका जाएगा, क्यों आएगा? मैं बता रहा हूं इसका आंसर ये है इसका कि हमारी तीनों देशों से भौगोलिक सीमा लगती है। तो? और अगर जो कोई भी गरीब आदमी कैसे यूरोप पहुंच जाएगा? कोई है जरिया नेपाल उसके का पास नहीं पहुंचने है। का? वो सबसे पहले नहीं, भारत में नेपाल आएगा। का नहीं है। अरविंद एक मिनट, अरविंद एक मिनट, वो भारत में नेपाल आएगा का क्योंकि उसको बताइए सीमा ना कि पार कर नेपाल लेनी है है कि आसानी नहीं से। है। वो और और वो कमाल आते की बात है रहे। सर, तो आप ये इजाजत दे रहे हैं कि वो सीमा पार कर ले, वाह, वाह, सीमा पार कर ले आए तो ना सर, घुसपैठिया हो already गया, आए। तो जब घुसपैठिया हो गया उसे आपने शरणार्थी बना दिया, नेपाल अब शरणार्थी नहीं है। हो गया तो आप उसे परमिट दे दीजिए। ये हो रहा है क्या नहीं है, सर? भूटान ये हो नहीं रहा है है। क्या? सर देखिए, हाँ। धार्मिक उत्पीड़न भाई की बात शरण है, मांगने, शरण आप- मांगी जाती आप- है अच्छा कि सर, साहब हम मुसीबत पे कोई आप मुझे हमको ये शरण दे बताए दीजिए। कि पाकिस्तान में नहीं हो रहा है धार्मिक उत्पीड़न, नहीं हुआ है। बामियान प्रतिमा कहां तोड़ी गई थी? अफगानिस्तान में तोड़ी गई थी। बांग्लादेश में कितने हिंदू थे आजादी के टाइम पे? कहां गए? तो सिर्फ पारसियों का और हिंदुओं का हो रहा है, पाँच- मुसलमानों का छह- नहीं हो रहा छह क्या? लोग- नहीं, मुसलमानों का नहीं हो रहा। बताइए कहां हो रहा है ये मुसलमानों? जो बच्चे मारे गए थे 2 साल पहले की घटना में, सर, 83 ऐसे तो बच्चे सीरिया में मारे भी गए, हो रहा है। 83 बच्चे मारे, ये उत्पीड़न नहीं था। सर, नंबर 2, देखिए, नंबर 2 राहुल, नंबर 2, जब आपसे कोई शरण मांगता है हाँ। यानी मदद मांगता है, यही ना? हाँ। शरण मतलब मदद। वो आपसे मदद मांग रहा है कि हमारी मदद करिए, हमारे लिए वहां दिक्कत है। आप मदद में भी धर्म देख रहे हैं। अब मैं बता रहा हूं सर किसी इसका। की मदद आप धर्म देख के करेंगे? सर, युगांडा विपक्ष यही आरोप लगा रहा है। जब युगांडा में ये नहीं, देखिए, नहीं, सर, ये डिबेट है। ये होम मिनिस्टर ने, ये होम मिनिस्टर ने नहीं, कल सर। से लेकर आज तक सदन में रखा। सर, तब से है। गंगा में बहुत पानी बह चुका सर, है। ये इशू है। तब से नहीं, आप- इशू है नहीं, आप नहीं, बना रहे हैं। आप इसको इशू है नहीं, आप बना रहे हैं। eliminate और नहीं जो कर आप सकते, बनाते सर। हैं उससे अपना नजरिया पेश करते हैं। देखिए युगांडा सर, जो युगांडा में हुआ था ना, या मुसलमान आए थे ना, या 71 में जो आपने हुआ, आए थे ना, मुसलमान आए तो वो थे ना। धर्म के नाम पर बांटा नहीं था आपने जैसे समस्या- आजादी के बाद, सर- लिसन, आजादी के बाद जो पाकिस्तान से आए उसमें आपने एक घटना का हवाला छह दिया धर्म कि जो आना चाहते हैं, सर, छह ऐसा नहीं धर्म है के कि लोगों के मुसलमान आए साथ या दिक्कत हिंदू है। आए। मुसलमानों के साथ 71 में दिक्कत जो नहीं हुआ, है। आपने कहा बांग्लादेश से जो आना चाहते हैं, चूंकि हमने आए, कंट्री बनाई है, आए। उसमें हिंदू मुसलमान नहीं था। नहीं देखा। नहीं देखा ना, हाँ। तो अब क्यों देख अब रहे हैं? मैं बता रहा हूं सर, इसका आंसर ये है कि 71 वाली समस्या हिंदू और मुसलमान दोनों के साथ थी। वो आए, लेकिन जो ये समस्या है ये सिर्फ 6 धर्म के लोगों के साथ है। पाकिस्तान में कौन से मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है? धार्मिक उत्पीड़न। वैसे उनके अपने सेक्स के आधार पे हो जाए, उनकी अपनी, जैसे यहाँ हिंदुओं में भी हो जाता है कई बार कि नहीं भाई आपस में ये हो गया वो हो गया, हो जाता है ऐसे, लेकिन धार्मिक उत्पीड़न नहीं हो रहा है वहां।
कि भाई सब अल्लाह को मानने वाले लोग हैं, वो अपने वहां रह रहे हैं आराम से जैसे रहे, लेकिन वहां हिंदू सिख ठीक है, इन लोगों के साथ तो आप कह रहे हैं कि उनका सिर्फ धार्मिक उत्पीड़न हो रहा है और उनके धार्मिक हो रहा है उत्पीड़न पर भार्गव साहब आएंगे, मैं चिंता है एक बार अरविंद जी को भी जोड़ेंगे, उनके धार्मिक उत्पीड़न के हम ठेकेदार हैं, हम आपको शरण देंगे उनके धार्मिक उत्पीड़न पर, यही ना? एक बात बताइए, यही बात है ना? कौन ठेकेदार बनेगा उनका? कौन बनेगा? हाँ। अरे वो आप जहां भी चैनल- शरण ले, वो कौन जहां भी देगा? शरण ले, कौन देगा? लेकिन नेबर आप में तो ना- अपने शरण देने में एक नजरिया रखिए, आप तो अपने शरण देने में, अच्छा मुसलमानों के लिए नेबर नहीं है, मुसलमानों के लिए आप नेबर, मुसलमानों के लिए पूरा इतिहास आप भूल जाते हैं, मुसलमानों के लिए आप, मुसलमानों के लिए आप वसुधैव कुटुंबकम भूल जाते हैं, ईसाई और पारसियों के लिए आप धार्मिक उत्पीड़न देखने लगते। कमाल की बात है राहुल जी, इतना तंगदिल और इतना अंडरलाइन करके नजरिया लेकर चलेंगे किसी गुरु का। एक मिनट, और अब यहां हम अश्वनी शाही जी और विपिन जी से भी आंसर लेना चाहते हैं। एक मिनट, हम अश्वनी शाही जी और विपिन जी को भी चर्चा में लाना चाहते हैं। हम दिन रात कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहा है, भारत विश्व गुरु बनने, क्या किसी गुरु का ऐसा नजरिया होता है कि वो इसमें और उसमें भेद करे? कोई आदमी या कोई संस्था या कोई राष्ट्र गुरु कब बनता है? गुरु की नजर में कोई भेद नहीं होता। तो अगर हम विश्व गुरु बनने की तरफ हैं तो भेद क्यों प्रिडिक्ट कर रहे हैं? विपिन सर आंसर करिए, अश्वनी जी आंसर करिए। अगर हम कल के विश्व गुरु हैं, अगर आज हम वो नींव डाल रहे हैं, तो हम कैसे विश्व गुरु होंगे अगर हम अपना नजरिया इस तरह से साबित करेंगे? विपिन सर बोलिए, फिर हम राज्यसभा चले, बोलिए। देखिए ऐसा है कि जब हिंदू और सिखों को पाकिस्तान से आए थे और उनको शरण दी गई और असाइलम दिया गया, तब कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड था? मैं सीधा इसलिए बोलूंगा, कांग्रेस की बात कर रहा हूं कि अगर आप मुख्य विपक्षी पार्टी कोई लेते हैं या जिनके, देखिए अब आप महाराष्ट्र की बात करें तो वो कांग्रेस के दम पे इन्होंने सरकार बनाई, और उसी तरह से आप देखें ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस, उसी तरह से। लेकिन मैं इसको कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी, सुन लीजिए प्लीज, बीच में मत बोलिए, ये समय चर्चा नहीं है, गलत बात, अरविंद जी गलत बोले थे, ये बात सही है, मौन धारण कर लिया था मैंने, उनका कोई विश्लेषण हो, कोई नजरिया आप सुन लीजिए, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, जवाब दीजिएगा, उसकी धज्जियां उड़ा दीजिए, लेकिन उनकी बारी है, प्लीज सुन लीजिए, वो जो तर्क रख रहे हो फिर उसका आंसर करिए। देखिए मैं उसको कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी बोलूंगा, के उसका कारण सर, अरे आप सुन तो कमाल है, लीजिए, कम से कम एक बात है, देखिए एक बात है कि आप कोई भी अपना स्टैंड लें, चाहे आप वर्तमान सरकार की बात करें कि अगर चाहे अनुच्छेद 370 की बात करें या सीएबी की बात करें, नागरिक संशोधन बिल की बात करें, तो अपना स्टैंड जिस पे रहे हैं वो कायम रहे हैं। ये देखिए जब मैं चर्चा में बात कर रहा हूं तो मैं कभी भी समर्थन नहीं कर रहा वीर सावरकर की बात या मैं नथुराम गॉडसे की बात, वो तो जो गलत है तो गलत है, जहां महात्मा गांधी खड़े होते हैं या भगत सिंह होते हैं उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये तो बेबुनियाद बातें हो गई कि वो देशभक्त है, ये तो बेबुनियाद है, चर्चा इसमें होनी नहीं चाहिए, समय बर्बाद होना नहीं चाहिए। ठीक बात। और रही बात वो कौन उनको वीर सावरकर को भारत रत्न देने वाले हैं कि वो देने, वो अलग मुद्दा है, उसकी बात ही नहीं है। अभी मुद्दा ये है कि एक देखिए $1 मिलियन बात मैं बोलना चाहता हूं, भ्रम, एक भ्रम है, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, वही क्यों मैंने आपको उदाहरण दिया नोटबंदी का, जो चर्चा तो नोटबंदी की हो नहीं रही, भ्रम नहीं साहब, वो तो सिक्के के दोनों पहलू हैं। देखिए अगर नहीं राजीव जी, नहीं राजीव जी कह रहे थे, राजीव जी नहीं, में भार्गव साहब कह रहे थे मैं जब विरोध करता हूं, किराएदार रहते थे चलेगा नहीं, जब मैं विरोध करता हूं नोटबंदी का, देखिए अगर मैंने पक्ष में बात करी कि काउंटरफेट करेंसी पे, टेरर फैक्ट्रीज पे और ब्लैक मनी पे उस पे रोक लगाने के लिए, तो उसका नेगेटिव पहलू ये था, आप अगर नोटबंदी की बात करें, वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया। आज वर्किंग कैपिटल की वजह से ही लोग डरे हुए हैं, जो आज आप इकोनॉमी रिसेशन देखिए, नेगेटिव है उसका इंपैक्ट, बिल्कुल है, उसको आप नकार नहीं सकते। इसी तरह से आप जो नागरिक संशोधन बिल की बात कर रहे हैं, भ्रम सबसे बड़ा शब्द जो है जिसको मैं बीच में चर्चा में लाना चाहूंगा, ये भ्रम फैलाया जा रहा है। देखिए तो विपक्ष भ्रम फैला रहा है, आप देख रहे हैं असम की आप बात बोल रहे हैं, असम चल रहा है या लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, और वो तो उतरे भी हैं सर, कर्फ्यू लगाया गया, वो तो बात है जो सच है उसको आप नकार नहीं सकते। भ्रम की वजह से उतरे, देखिए भ्रम बिल्कुल बात है, आप बहुत बड़ी बात है। देखिए बहुत आसान होता है दूसरों का आईना दिखाए, कपिल सिब्बल अगर बात करते हैं कि देखिए अमित शाह को आपको हिस्ट्री की नॉलेज नहीं, इतिहास पढ़ना चाहिए, तो पहले खुद भी तो देखे ना कि कांग्रेस का इतिहास क्या है। आप एक तरफ से बात करते हैं, आपने जिन्ना की पॉलिसी को फॉलो करा, धर्म के नाम पे बांटते नहीं देश को आप पहले देखिए ना शुरुआत कहां से हुई। उसके बाद जब शरणार्थी हमारे सिख भाई, हिंदू भाई पाकिस्तान से आए तो आपने शरण दे दी, आज आप उसी का विरोध कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात आखिरी में ये बोलना चाहूंगा, शरणार्थियों में और घुसपैठियों में जमीन आसमान का अंतर है। डायरेक्ट अटैक किया विपिन जी ने अरविंद यादव पर, आप पर भी एक बार अरविंद जी को जोड़ लें, अश्वनी जी आ रहे हैं।
उन्होंने कहा कि साहब भ्रम फैला रहे हैं विपक्ष, सीएबी के मुद्दे पर देश में भ्रम फैला रहा है और उस भ्रम से ही ये स्थिति बन रही है कि असम में कर्फ्यू लगाना पड़ा है। आंसर करिए साहब, देखिए आंसर। और उस सवाल का भी जो अश्वनी शाही छोड़ गए, अश्वनी शाही ने पहले ये कहा कि एक उदाहरण दीजिए जिससे देश के मुसलमानों को कोई खतरा पैदा होता हो। बोलिए अरविंद। और उसका जवाब नहीं मिला। मजहब नहीं भारतीय जनता पार्टी मजहब नहीं दूसरा चीज जो मुसलमानों की बात है, मैं कहता हूं जी, जो मुसलमानों की बात है, मैं अश्वनी शाही जी के बातों पे आ रहा हूं। मैं कहता हूं कि जब आप पारसी को, सिख को, जैन को, बौद्ध को सबको ले सकते हैं, तो मैं कहता हूं कि 3 देशों को ले सकते हैं, तो आप नेपाल, म्यांमार, भूटान को भी क्यों नहीं ले लेते? आप मुसलमानों से आपको आप ये जो सवाल पूछा गया उसका आंसर करिए कि क्या डर और भ्रम फैला रहे हैं और जहां तक देश के मुसलमान को क्या दिक्कत है ये बताइए। जहां तक राजू जी ट्रिपल तलाक बस इसी में भी मैं कहता हूं, अरविंद मैं कहता हूं कि जिन्ना के विचारों से चलेगी क्या देश? जिन्ना के सपने पूरे होंगे क्या? और आज मुसलमान ही नहीं, जहां तक बात हो रही थी धार्मिक उत्पीड़न की, अरे वो कौन ठेकेदार है जहां पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है? आज जिस तरीके से देश में पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, सब ठीक है, उसके लिए बहुत सारी डिबेट है, बहुत सारे मंच हैं। हमें ये बताइए, एक दो पॉइंटेड सवाल दो रख। देखिए अरविंद प्लीज अपने सवालों को भी तो लीजिए। विपिन शर्मा ने यह सवाल किया कि आप लोग डर और भ्रम फैला रहे हैं। अश्वनी शाही ने सवाल पूछा कि कोई भी पैनल में ये बताए हमारी बात खत्म होने के बाद कि साहब क्या दिक्कत है देश के मुसलमान को, इनका उत्तर तो दीजिए। भ्रामक रूपी दल है और जनता को भड़काने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। वो है ही नहीं है कहीं। ये अश्वनी शाही एक मिनट, अश्वनी बात सच होती है जी। बोलिए अश्वनी शाही जी। राजीव जी देखिए, बीजेपी सरकार समस्या पर जो है बहुत जोर और बल नहीं देती है। ये लोग समस्या को उठा रहे हैं, हम लोग समाधान की बात करते हैं, समस्या की बात नहीं करते हैं। वाह वाह। किसानों दूसरा आ जाइए, नहीं करेंगे। मैंने अरविंद जी मैंने आपको सुना, प्लीज अरविंद जी मैंने आपको सुना, हम डिबेट कर रहे हैं, झगड़ा करने नहीं आए हैं। आप शांति से सुनिए प्लीज, सुन लीजिए। अरविंद जी सुनिए, आपको मौका दिया। अरविंद जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। और अश्वनी जी बोलिए। अश्वनी जी जवाब नहीं, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, हिंदुस्तान के मुसलमान को क्या है, उस सवाल से भाग रहे हैं लोग और सुनने का कोई वो नहीं है। थोड़ा धीरज रखिए अरविंद जी, थोड़ा धीरज रखिए। समस्या पे आप देश में विगत सरकारों ने जो विसंगतियां फैलाई राजीव जी, उसी विसंगति को आज भारतीय जनता पार्टी दूर कर रही है। तीसरी बात जो अभी आया है कि मुसलमानों की बात है, क्यों हम वहां से कर रहे हैं, जैन, हिंदू, पारसी, बौद्ध, किसको ले रहे हैं, मुसलमान को क्यों नहीं ले रहे हैं? पाकिस्तान जब आजाद हुआ था तो वहां पर 28% मुसलमान थे और आज 1.5% मुसलमान रह गए। वो जब मुसलमान कहाँ गए? उत्पीड़न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अश्वनी जी, ये आंकड़ा भी पार्लियामेंट में रखा गया, लोकसभा में भी रखा गया, आज राज्यसभा में रखा गया। ये आंकड़ा हमारे गौरव को दिखाता है। इंडिया एज ए स्टेट, इंडिया एज ए कंट्री, हमने अपने नागरिकों की परवरिश कैसे की है ये वो दिखाता है। ये बहुत अच्छी बात है अश्वनी जी। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जब हम कोई पॉलिसीज बनाए तो अपने आप अपना नजरिया तंग कर ले। ये जो आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान में आंकड़ा क्या था, पाकिस्तान में क्या था, बांग्लादेश में क्या था, डेफिनेटली इन तीनों प्रदेशों की तुलना हमारे देश से नहीं है। हम उनसे बहुत आगे हैं। आगे इसीलिए हैं कि हमने अपने यहां अल्पसंख्यकों की परवरिश इतने प्रेम और लाड़ प्यार से की है, इतने लाड़ प्यार से की है कि वो आंकड़ा साफ दिखता है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि अब आगे चलकर हम किसी तरह की कोई तंगदिली या दूसरी चीजें करने लगे? हमारा सवाल ये। एक कमेंट यहां ले लेते हैं, एक कमेंट, फिर हम आगे चलेंगे, आपके पास आएंगे। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना पड़ेगा, आप लोग बने रहिएगा। बोलिए। हाँ बोलिए, आप भार्गव साहब बोलिए, जल्दी बोलिए। हाँ राजू भाई, हमारे सत्ता पक्ष के लोग जो कह रहे हैं कि ये अश्वनी जी आएंगे बस सुनने आएंगे। आपसे लंबी बात होगी अश्वनी जी। अभी अमित शाह जी बोल रहे हैं राज्यसभा में, बोलिए।
जो सत्ता पक्ष ये कह रहा है राजू भाई कि ये भ्रम फैलाने, बिल्कुल विपक्ष भ्रम फैला रहा है, मैं दावे के डंके के चोट बोलूंगा। हम तो भ्रम फैलाएंगे, रोजगार नहीं, ये भ्रम फैलाएंगे। शिक्षा सत्यानाश हो रहा है, भ्रम फैलाएंगे। फैक्ट्रियां देश में सत्यानाश हो गई, भ्रम फैलाएंगे। स्वास्थ्य का स्थिति बिल्कुल चरम सीमा पर, भ्रम फैलाएंगे। इस पे आप डिबेट कब करेंगे? रही बात क्या है, इनके पास मुद्दा ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं मुद्दा नहीं है, इसलिए इधर उधर बिल्कुल 6.5 साल में इन्होंने किया क्या? गरीब जनता, वाकई में धरती की बात मैं बताता हूँ, हकीकत में मैं पूर्वांचली हूँ, खाटी हूँ, मैंने उस दर्द को झेला है। मेरे अपने लोग वहां पे जिस तरह, ठीक, जो भी वहां पे अयोध्या में हुआ है, ठीक, जो वहां कांड होता, हम लोग किस तरह आए हैं। हमारा एक चचेरा भाई, ठीक, हाँ, चचेरा भाई, जब राम मंदिर का मस्जिद का मुद्दा मैं खाती था, पूर्वांचल भाई हूँ। हमारा ठीक, चचेरा, ठीक, कोई बात नहीं, आप मैं उसकी वो बात भी नहीं कर रहा हूं। पूर्वांचल से, हाँ, मैं ठीक। उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन देखिए हाँ। कुर्बानियां न्याय मांगता है। अच्छा, कुर्बानियां अब विकास समझ मांगता कर है। ब्रेक पर जाना है, विपिन जी मैं को बस जोड़ना, एक समझ बात कर बोलना चाहूंगा, एक बात बोलना सर लंबी बात करेंगे, आप सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप ये कह रहे हैं कि मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बिल या इस तरह के ऑर्डिनेंस सरकार लेकर आती है। अश्वनी जी बने रहिएगा, आंसर करिएगा। अरविंद यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ विपिन शर्मा, भार्गव साहब और राहुल तलाल लगातार हमारे साथ जुड़े। एक बहुत छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे सीधे राज्यसभा चलेंगे। किसी भी वक्त वोटिंग हो सकती है राज्यसभा में, जो होगा यह बिल गिरेगा या पास होगा, हर खबर प्राइम न्यूज पर आपको मिलेगी। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं।